ओके, वेलकम प्यारे बच्चों। कल अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने जस्ट हल्का सा एक आइडिया दिया था आपको बेसिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कल कूलम्स लॉ के बारे में हम क्वेश्चंस कर चुके थे। कूलम्स लॉ पे अपनी लगातार 3 क्लास हो चुकी हैं। मैं एवरी एस्पेक्ट डिस्कस कर चुका हूं कूलम्स लॉ का। हर छोटे से छोटा अपन ने पार्ट डिस्कस किया है कूलम्स लॉ का। उसके बारे में सारी बातें हम बारीकी से सीख चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सीखा होगा और उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। जितने क्वेश्चंस आपके डाउट्स आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप मुझे रिप्लाई बॉक्स में भेज सकते हो जब भी आपको कोई डाउट आते हैं। अब हम उसी कड़ी में और एक छोटी सी कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ के बाद जो अपना अगला स्टेप है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम बात करेंगे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होगे। लाइक और शेयर जरूर करना। मैं बेटे यहां से आगे बढ़ रहा हूं। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से आपको शुरू करता हूं। मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हो। जब मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं जहां पे बोल रहा हूं वहां से 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर आदमी मुझे सुन रहे होंगे बिना किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के। अगर आप मुझे लाइव देख रहे तो हो सकता है आप मुझे 10-20 किलोमीटर दूर तक भी देख सकते हो, लेकिन जहां पे मैं बोल रहा हूं उसके आसपास एक पर्टिकुलर रीजन में ही लोग मुझे सुन सकते हैं। मैं जहां पे बोल रहा हूं वहां से हो सकता है 10 मीटर, 20 मीटर, मैक्सिमम 50, 100, 60 मीटर ऐसे करके मैं चिल्ला रहा हूं तो 100-150 मीटर तक भी लोग सुन रहे होंगे, बट उसके बाद मेरे साउंड खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक साउंड सोर्स है, उसके आसपास का एक रीजन होता है जहां पे कोई उस साउंड को एक्सपीरियंस कर सकता है। इसी तरह से क्या होता है, रीजन इन स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश लेके आए और वो बल अनुभव करे। किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करे। अब बल का मतलब कोई ये वाला बल नहीं कि आप जाके इसको बॉक्सिंग कर रहे हो कुछ महसूस किया। बल का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन, क्योंकि आवेशों में बॉक्सिंग नहीं होती। आवेशों में एक बल लगता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहां पे हम डेफिनेशन पे चल रहे हैं वापस। इसमें लिखा हुआ है क्लियर बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रीजन इन स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? ये रीजन है इन स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल अनुभव करे। अब इसके नीचे देखो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है मैंने। नोट क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन सोर्स चार्ज। स्रोत आवेश जो होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा रहा है। जैसे मान लो ये एक चार्ज है, इस चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास होगा, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसके खुद के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, यानी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा रहा है उस चार्ज की बात की जा रही है। ये खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। इसमें कोई हम एक चार्ज लिया है, दूसरा ये चार्ज लिया, ये इसमें लिया है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब इन दोनों के बीच में कुछ कुछ हो रहा होगा, ये दोनों कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन फील करेंगे और सिमिलर नेचर के हैं तो रिपल्सन फील करेंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फील्ड होता है इसके आसपास। अब ये तो हमने जनरल बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरा आवेश लेके आए और वो बल अनुभव करे, उसे हम कहेंगे इसके कारण विद्युत क्षेत्र है भाई। और जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की जाती है उस आवेश को बोलते हैं बेटे स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है दैट इज द सोर्स चार्ज, राइट। इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, जिसकी हम गणना करते हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस ड्यू टू स्क्वायर समथिंग समथिंग करके, इस तरह से कुछ आएगा। तो वहां पे बोलते क्वेश्चन में यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करते हैं हम। क्या कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन, सबका मतलब एक ही होता है। यानी हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटे? फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या बोलते हैं?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखा हुआ है हिंदी में क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मान लो, आप ऐसे समझो बेटे, एक कोई भी पॉइंट है ये, यहां पर आपने एक चार्ज रख दिया, इसके आसपास अभी हमने बात की थी, इसके आसपास एक रीजन होता है जिसमें कोई भी चार्ज लेके आते हैं तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक टेस्ट चार्ज लेके आए जिसको हम क्यू नॉट बोलते हैं। अब इस चार्ज के आसपास कहीं भी आप लेके आओगे तो वो जो क्यू नॉट है, अगर वो यूनिट चार्ज है तो वो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज द फील्ड स्ट्रेंथ। उसको हम लिखते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर सॉरी बाई क्यू नॉट। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पे क्यू नॉट को अगर 1 मान लिया जाए, 1 कूलम कर दे, तो ई वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? एफ वेक्टर के इक्वल। और यही डेफिनेशन लिखी है प्यारे बच्चों, आप देखो ध्यान से। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश, एकांक धनावेश का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर कट समझ में आ रहा है बेटे? हमारे पास अभी मैंने बात की थी, आवेश के आसपास का एक क्षेत्र होता है जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर उस क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाया जाए किसी बिंदु पर और वो कितना बल अनुभव करता है, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट, उस निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये लिखा हुआ है क्लियर। माना क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है। अब बेटे परीक्षण आवेश को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या होता है? टेस्ट चार्ज स्मॉल होता है, काफी स्मॉल होता है। यहां पे क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, यह एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यह धनात्मक प्रकृति का होता है, यह एफ वेक्टर बल अनुभव कर रहा हो, तो ये मैंने आपको लिखवाया, इधर साइड में आपको समझा भी रखा है बहुत अच्छे से। ई वेक्टर क्या होगा बेटे? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और क्यू नॉट क्या होता है? इसमें टेस्ट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको मैं 1 कर देता हूं, ये जैसे ही क्यू नॉट को 1 करेंगे तो ई वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? एफ वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। और यही प्यारे बच्चों डेफिनेशन है, यही तो डेफिनेशन है। अरे मेरे दुलारो, यही डेफिनेशन आप गौर से देखो इसको, इसमें लिखा हुआ है क्लियर। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल, एकांक धनावेश हमने क्यू नॉट को इकाई कर दिया, यूनिट कर दिया, तो वो कितना बल अनुभव करता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। कई बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा, सर ये क्या लिमिट क्या लगा दी? हम तो अनलिमिटेड बातें करते हैं, आपने लिमिट लगा दी। इस लिमिट का मतलब क्या होता है बेटे? स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, बहुत स्मॉलेस्ट चेंज जो होता है, बहुत छोटे से परिवर्तन की बात की जा रही है, इसलिए लिमिट यूज में लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि बेटे मेरा पर्पज है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज न्यूमेरिकल और इट इज थियोरेटिकल डजंट मैटर। ये जो प्रश्न है ये आपका चाहे थ्योरी पर बेस्ड हो चाहे न्यूमेरिकल हो, मैं हर को संभव प्रयास करूंगा कि आपका बारीक से बारीक पॉइंट भी आपको पता हो। तो मैंने कोशिश की है कि हर छोटे से छोटा पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस किया जाए ताकि आपको सब कुछ पता लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। यहां पे इसकी यूनिट क्या होती है? बहुत बेसिक सा पॉइंट है, यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अभी हमने लिखा था बेटे, देखो यूनिट यहां से आपको मिल जाएगी सीधा सीधा। ई का मैग्नीट्यूड क्या लिखा था हमने? एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की यूनिट क्या होती है बेटे? न्यूटन। क्यू की क्या होती है? कूलम। तो यही तो लिखा है, न्यूटन पर कूलम। क्या लिखी है यूनिट? न्यूटन पर कूलम। अभी हम और थोड़ा सा और थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अभी हम छोटे बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे और बहुत सारी चीज हमको पता लगती जाएंगी। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो पता लगेगा वोल्ट पर मीटर भी होता है, एक रिलेशन आएगा V इज इक्वल टू ई डी, एक रिलेशन पढ़ा करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो यहां से E बराबर आता है V अपॉन डी। V होता है पोटेंशियल
ये 12वीं क्लास के बच्चे बिल्कुल कानों में उंगली डाल रहे हैं, उनके लिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल सुना ही नहीं अभी। ये उन बच्चों के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, लेंथ या डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। अगली यूनिट यही लिखी हुई है, वोल्ट पर मीटर। तो मैंने जस्ट आपको यूनिट को समझाने के लिए फॉर्मूला यूज में लिया है। यहाँ पे 12th क्लास वाले बच्चों को शायद अजीब सा लग रहा होगा, सर ये अचानक से V और D कहां से टपक पड़े। कुछ नहीं है बेटे, आप भूल जाओ, कंट्रोल A दबाओ, शिफ्ट दबाओ, डिलीट मार दो, रिसाइकिल बिन में भी नहीं बचेगा, आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। राइट, तो हम वापस यहीं पहुंचते हैं। SI यूनिट यही होती है, न्यूटन पर कूलम। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी यूनिट याद रख लो, अपने आप धीरे धीरे आप रिलेट करना सीख जाओगे यूनिट को। तो पहली बात हो गई हमारी, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, ये लिखा है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बहुत जरूरी है बेटे समझना, अगर कोई वेक्टर है तो बहुत बहुत बिल्कुल जग जाहिर सी बात है, सदिश होते ही उसकी दिशा की बात की जाएगी, उसकी डायरेक्शन की बात की जाएगी। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फोर्स की डायरेक्शन होती है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो धनात्मक आवेश पर बल की दिशा होती है। This is a vector quantity and its direction is the same as force on the positive charge। धनात्मक आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। देखो मैं समझाता हूं तुमको क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहे हैं बेटे, अभी अपने पास में जैसे मान लो एक ये धनात्मक आवेश, आप ऐसे समझो इस प्लस क्यू आवेश के कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, ध्यान देना बेटे, एक प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। मुझे इसके विद्युत क्षेत्र की यहां पर दिशा निकालनी है, तो मैं यहां पे क्या करूं, एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज लिया हूं इस बिंदु पर। अब बताइए इस पर अब बल किधर लगेगा, टुवर्ड्स चार्ज लगेगा या अवे फ्रॉम चार्ज लगेगा, क्या आवेश की तरफ लगेगा या प्रतिकर्षण महसूस करेगा। अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले ही कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण लगता है, यानी इस क्यू पर बल जो लगेगा इस आवेश से दूर की ओर लगेगा। यही बेटे विद्युत क्षेत्र की दिशा है और यही बल की दिशा है। तो यहां से एक बहुत सिंपल सा एकदम फंडामेंटल क्लियर हो गया हमारा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई चीजें। क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई धनावेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बेटे, दूर की तरफ होगी। किधर होगी, दूर की तरफ होगी धनावेश के कारण। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की ओर होगी। अगर यही बात हम ऋणात्मक आवेश के साथ करते, मान लो एक ये ऋणात्मक आवेश था, इसके कारण इस बिंदु पर कोई भी धनात्मक आवेश रख देते, हम प्लस क्यू रख देते इस बिंदु पर, तो उस पर बल किधर लगता बेटे, आवेश की तरफ लगता, आकर्षण महसूस करता, अट्रैक्शन लगता इस पर। इसका मतलब इस ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, आवेश की तरफ। तो अब हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि एक ऋणावेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर। आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, मस्त ठंडा एक गिलास पानी पियो और फिर सोचो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स आसान है, कतई टफ नहीं है। बिल्कुल लॉजिकली सोचोगे तो सब आसान होता है बेटे, बिल्कुल एज सिंपल एज ABC, बहुत आसान है। यहां पे देखो क्लियरली मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास में सेकंड पॉइंट क्लियर होगा, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। धनात्मक आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब आते हैं बेटे थर्ड पॉइंट पर, सिंस E वेक्टर इज द फोर्स ऑन F वेक्टर, सिंस F वेक्टर इज द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q इज, ये क्या है, ये लिखा हुआ है एक F वेक्टर ऐसे करके। F वेक्टर फोर्स है यूनिट चार्ज पर या किसी सिंपल चार्ज पर,
एफ वेक्टर क्या है? फोर्स। तो बेटे यहां से एफ वेक्टर कितना आ जाएगा? क्यू ई वेक्टर। देखो अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले ही, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू हमने लिखा था एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, यानी सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, एफ वेक्टर कितना आ जाएगा? क्यू नॉट ई वेक्टर। सिंपल। वही बात यहां पे लिखी है, यानी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक मिनट बेटे, फोन आ गया किसी का, इनको डिस्कनेक्ट कर देते हैं पहले। ये आ गया एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे? क्यू नॉट ई वेक्टर। करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया फोर्स। यहां पे जो बात लिखी हुई है वो वही लिखी हुई है, किसी भी सामान्य आवेश पर, किसी जनरल चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई वेक्टर, दैट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर जो बल लगता है वो है एफ वेक्टर। ये बताना चाह रहे हैं। अब आगे बात कर रहे हैं डायरेक्शन हो गई हमारे पास में। क्या डायरेक्शन होगी? यूनिट हम पढ़ चुके हैं बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं डायमेंशंस एज। यहां पे ये फोर्स लिखा हुआ है, छोटा सा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैंने बड़ा कर दिया इसको, ये एफ लिखा हुआ है। डायमेंशन इज m1 l1 t-3 a-1। अब डायमेंशन यहां से निकाल सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। देखो कैसे निकलेगी बेटे डायमेंशन? आसानी से डायमेंशन निकल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कैसे निकलेगी? अभी हमने बात की है इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की मतलब m1 l1 t-2। ये फोर्स की डायमेंशन हो गई बेटे, m1 l1 t-2 अपॉन a1 t1। ये हो गई चार्ज की डायमेंशन। तो क्या आ जाएगी डायमेंशन? m1 l1 t-3 a-1। m1 l1 t-3 a-1, ये इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, रटना कुछ भी नहीं है। रटंत विद्या फलंत नाही, रटोगे तो वो चीजें फलीभूत नहीं होंगी। ये एक महान साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक हैं बीएस सर, उनका डायलॉग है कि रटी हुई चीजें कभी भी फलीभूत नहीं होती, इसलिए रटना नहीं चाहिए। फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं बेटे, इसको और किसी सब्जेक्ट पे अप्लाई मत करना, मैं अपने फिजिक्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको फिर भी शौक है रटने का तो समझ के लर्न करो, उसको पहले अच्छे से समझो, उसके बाद आप याद रख सकते हो। बिल्कुल सोने पे सुहागा होगा, आपको और अच्छा फायदा होगा। लेकिन बिना सोचे समझे रटोगे तो उल्टे गिरोगे, कोई नहीं संभाल पाएगा आपको। अब आगे समझते हैं बेटे, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज kq अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। अभी मैं इसको डिराइव कराऊंगा। ये लिखा हुआ है E इक्वल्स टू kq अपॉन r स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम चार्ज, व्हाइल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को समझा चुका हूं। यही बातें सारी सारी हिंदी में लिखी हुई है बेटे। मात्र क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर सदिश राशि है, इसकी दिशा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझा चुका हूं, एक एक पॉइंट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन इसी पे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था आपको कि मैं इसको डिराइव करूंगा। पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जा रही है। अभी हमने पढ़ा बेटे E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो यहां से हमारे पास में सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर से। दिस इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 दे दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, एक चार्ज है यहां पर Q, इससे इस चार्ज से
r डिस्टेंस पर एक चार्ज लेके आते हैं हम Q नॉट। कितना चार्ज लेके आए? Q नॉट। अब हमको देखना है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, कितना फोर्स लगता है, कितना बल लगता है। कितना बल लगेगा? F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पास में आर कैप आ जाएगा। कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं हम पहले, ये आ गया हमारे पास में। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं बेटे, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा भाई क्यू नॉट ई वेक्टर बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारे पास में ई वेक्टर आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये आ गया। और यही बात अगले पॉइंट में की गई थी आपसे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है बिंदु आवेश के कारण, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा और क्लियरली दिखा देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, ये जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, ये लिखा हुआ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बेटे कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, ये इनको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं सारे पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखा है इसको ड्राइव करूंगा भी आया कैसे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इस पे बेस्ड सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। पहले तो समझते हैं पॉइंट क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। स्पेशल पॉइंट है, ऊपर स्पेशल पॉइंट लिखा है, इसका मतलब समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष बात है। अब विशेष बात को तो आप जरूर ध्यान रखो। इफ Q1 and Q2 are at a distance r and both have the same type of charges, same type of charge मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, then the distance d of the point from Q1, कहां से है बेटे? Q1 से, where electric field is 0 is given by d is equals to root Q1 upon ब्रैकेट में root Q1 plus root Q2 into r. This point will lie between line joining Q1 and Q2. क्या बोलना चाह रहे हैं ये बोल रहे हैं भाई हमारे पास में दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R। अब ये बोल रहे हैं कि इनके पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं अलोंग लाइन जॉइनिंग एक ऐसा पॉइंट है जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बिल्कुल होगा ऐसा पॉइंट। हमने मान लिया Q1 से पूछिए तो हमने ये मान लिया Q1 से x डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन दोनों के बीच में, अलोंग लाइन जॉइनिंग एक ऐसा पॉइंट एज्यूम कर लिया x। अब बेटे इस पॉइंट पर इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इस Q2 से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं E2 लिख देता हूं और इस वाले को हम E1 लिख देते हैं, क्योंकि Q1 की वजह से है, E2 का मतलब Q2 की वजह से है, और दोनों की कंपेयर कर लेते हैं, दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। यानी फाइनल बात है हमारे पास में के Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? के Q2 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर। के Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से कैंसिल हो जाएगा, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो R माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे रूट Q2 अपॉन रूट Q1। ये आ गया R माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू रूट Q2 अपॉन रूट Q1। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल पक्षांतरण किया, इसको इधर ले गया, एक्स को इसके नीचे लिया, इसको इधर लिया है, ये इसके नीचे चला गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। R बाई एक्स माइनस 1 आ गया हमारे पास में रूट Q2 अपॉन रूट Q1। 1 को इधर ले जाते हैं, यानी R बाई एक्स इज इक्वल आ जाएगा अपने पास में, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 ऐड कर देंगे, रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस 1, और R बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया रूट Q2 प्लस रूट Q1 अपॉन रूट Q1। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा x आ जाएगा आपके पास में रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2
इंटू आर, और शायद हमको यही डिवाइड कर सॉल्व करना था। इन्होंने उसको डी बोला है, मैंने उसको एक्स मान के सॉल्व किया है। यही हमको सिंपल सी डेरिवेशन थी। एक इन्होंने पूछा था, ये एक नोट लिखवाया मैंने आपको, क्योंकि मेडिकल के बच्चे हैं तो आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कंपैरेटिवली 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, तो वहां पे हमको स्पीड मेंटेन करनी होती है। उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कुछ शॉर्ट फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो ये उसी का एक पार्ट है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें सीधे वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको कुछ टाइम बाद, कुछ मोमेंट बाद एक ऐसा ही क्वेश्चन कराने वाला हूं और वहां पे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक नोट यार, एक और नोट है स्पेशल नोट, ये ऊपर इंग्लिश में लिखा है, नीचे वही चीज हिंदी में लिखी हुई है बेटे। एक स्पेशल नोट और है कि जैसे ये लिखा है यहाँ पे Q1 Q2 आर डिस्टेंस आर और सेम टाइप ऑफ चार्जेस है, अगर ये चार्जेस अपोजिट नेचर के होते, अभी जैसे प्लस प्लस लिया है या माइनस माइनस लेंगे तो सेम चार्ज हो गए, सेम नेचर के हो गए, लेकिन एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या होगा, वही हम अगला नोट लिख ले वाले बेटे। इफ Q1 एंड Q2 है अपोजिट चार्जेस, देखो आ गया बिल्कुल जो मैं बोल रहा था वही, अपोजिट चार्जेस है दोनों एक साथ रखे हुए हैं ऐसे r डिस्टेंस पर। अब आपसे पूछते हैं कि Q1 से कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट 0 होगा। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, आप सोचना बेटे, ये Q पॉइंट है, इधर ये Q2 पॉइंट है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r। क्या मान लिया हमने डिस्टेंस r। अब एक Q1 Q2 था, मैंने ये मान लिया कि ये माइनस है, नेगेटिव है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है। अब बेटे पहले तो ये बताइए, क्या पॉइंट इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है क्या जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो? चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। यहां पे मान लो कोई पॉइंट मान लिया आपने, एक एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट होगा नहीं होगा वो अपने आप खुद तुम लोग खुद बताओगे। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे दूर की ओर होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स चार्ज, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हो गया। ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। क्या 0 पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 कब हो सकता है? जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, एक इधर खींचे एक इधर खींचे, तभी 0 हो सकता है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में पुल करेंगे या एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो कभी 0 नहीं हो सकता। आप कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां लो यहां लो यहां लो, कहीं भी ले लो, हर जगह सेम ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे। इसका मतलब ये कंफर्म है कि दोनों चार्ज के बीच में तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अब बात करते हैं बेटे, तो फिर अब कहां मिलेगा, अब कहां ढूंढे सर? दोनों चार्ज के बीच में तो आप बता रहे हो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अब हमको पॉइंट तो ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। अब इसमें भी ट्विस्ट है, किधर हो सकता है भाई? इधर भी हो सकता है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पे देखोगे, मान लो इस Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर, माइनस से माइनस की ओर, तो यहां पे 0 हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला होगा ही होगा, मैं क्या बोल रहा हूं? हो सकता है, संभावना है। या फिर आप यहां पहुंच जाओ, माइनस की वजह से इधर और इस प्लस की वजह से दूर की ओर, बिल्कुल हो सकता है। अब फिर कंफ्यूजन हो गया, फिर सोचें कि किधर होगा। इसका भी तरीका बेटे, यहां पे इन्होंने एक बात लिखी हुई है, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, दो लोग हैं, एक लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली एक आदमी, और एक आदमी बिल्कुल कमजोर है। एक आदमी ताकतवर है खूब और एक कमजोर है। क्या कमजोर आदमी ताकतवर को उसके घर में घुस के पीट सकता है क्या? शायद से नहीं। लेकिन जो ताकतवर है वो कमजोर के घर में आकर उसको पीट सकता है। बिल्कुल सेम फंडा इस पे लग रहा है बेटे। आप सोचो, Q1 की वैल्यू ज्यादा है, Q2 की वैल्यू कम है, और Q2 के आसपास Q1 के आसपास का Q2 इसके बैंड बजा सकता है क्या? नहीं बजा सकता। लेकिन Q1 Q2 के घर में घुस के उसके बैंड बजा सकता है, क्योंकि Q1 की औकात Q2 से बहुत ज्यादा है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। यानी जो चार्ज का जो पॉइंट लेंगे वो बेटे Q1 के पास तो हो ही नहीं सकता, यहां तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि Q1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर शुद्ध बिल्कुल देसी थर्ड भाषा में बोला जाए तो Q1 की औकात Q2 से बहुत ज्यादा है। Q2 की इतनी औकात नहीं है कि वो Q1 के घर में घुस के उसके बैंड बजा दे, संभव ही नहीं है। लेकिन Q1 भाई साहब डॉन है, वो Q2 के घर में जाके उसके बैंड बजा सकते हैं। तो वही होने वाला है, यानी जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट मान लिया हमने। Q2 से कितनी डिस्टेंस मान ली बेटे?
x डिस्टेंस, मान ली इन्होंने d बोला है, वो d तो उन्होंने q1 से पूछी है, तो मैंने q2 से x मान ली डिस्टेंस। अब इस पॉइंट पर इस q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E2, q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे E1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, बोलो स्वाहा। हो गया काम, हो गई पूर्ण आहुति, यही तो करना था। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कर देते हैं बेटे जीरो। इसकी वजह से के Q1 अपॉन R डिस्टेंस तो ये थी x और हो गई, यानी R प्लस एक्स होल स्क्वायर किसके इक्वल होनी चाहिए, के Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में R प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको इधर ले गए, ये आ जाएगा बेटे रूट Q1 अपॉन रूट Q2। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, R बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा रूट Q1 अपॉन रूट Q2। 1 को इधर ले जाओ, यानी R बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया अपने पास में रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस 1। R बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया फाइनली ये आ जाएगा बेटे रूट Q1 माइनस रूट Q2 अपॉन रूट Q2। ये आ गया हमारे पास में एक रिलेशन। इसी को मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। x की वैल्यू जो आएगी फाइनल इसको सॉल्व करने पर, यहां से जब सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा आपके पास में रूट Q2 अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2, जगह थोड़ी सी कम पड़ी है इसको ना, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया बेटे। ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया हमारे पास। x इक्वल टू क्या आ गया, रूट Q2 अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू R। ये आ गई x की वैल्यू। लेकिन ये x की वैल्यू कहां से है, ये देखो बेटे, ये x की वैल्यू है Q2 से। आपसे कहां से पूछी है, Q1 से पूछी है, Q2 से नहीं पूछी। कहां से पूछी है, Q1 से। तो Q1 से कितनी हो जाएगी, Q1 से जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम Q1, या Q1 से लिख सकते हो आप, वो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी R प्लस एक्स। देखो डायग्राम को, ये Q2 से x मानी थी हमने, ये रहा Q2, पूछी Q1 से है, तो Q1 से कितनी होगी, R प्लस एक्स। x निकाल चुके हम, वैल्यू रख देते हैं, कितनी आ जाएगी बेटे, R प्लस, इसकी वैल्यू रख दो आप, रूट Q2 अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू R। सॉल्व करोगे तो बेटे जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी रूट Q1 अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू R। बोलो स्वाहा। ये डिस्टेंस हो गई और यही डिस्टेंस हमको फाइंड करनी थी। तो ये आ गई हमारे पास में फाइनल डिस्टेंस। सिंपल सी डेरिवेशन थी, जो हम चाहते थे वो डिजायर्ड हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इस पे बेस्ड हम एक दो छुटपुट से क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपके सामने है, एक आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का हर बच्चा सॉल्यूशन निकाल सकता है, कोशिश करेंगे तो बेटे हर बच्चे का आंसर आएगा। क्वेश्चन पूछा है द गिवन चार्ज Q इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एक चार्ज रखा है आपके सामने, Q चार्ज है, ये बीच में एक बड़ा सा Q चार्ज रखा है आपको, Q चार्ज है, ये चार्ज Q पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या हो सकता है, आप सोचो सब लोग। बिल्कुल मुझे तो आंसर समझ में आ गया, आप लोगों को भी आ गया होगा। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स चार्ज होती है। अब बताओ बेटे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अवे है या टुवर्ड्स है? अवे है, तो चार्ज कैसे हो गया? पॉजिटिव। क्लियर है? यानी Q कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा हो गया? पॉजिटिव।
मैंने देखो पहले कहा था ना, बिल्कुल एक एक स्टेयर चढ़ेंगे अपन, अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। किसी ने जंप करने की कोशिश की, कई बच्चों को लग रहा होगा अरे सर ये कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया, आप हमको एकदम बड़े वाले खालिस्तान समझते हो जो इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछते हो। नहीं बेटे ऐसा नहीं है, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए। अभी पता लग जाएगा कि हम खालिस्तान है या नहीं है, जैसे जैसे ढंग के क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते तो हम बिल्कुल भी नहीं है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो हम फिर कुछ तो है। आगे बढ़ते हैं सॉरी, बिल्कुल मैं आपको कुछ देर पहले एक बात बोल रहा था, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ देर पहले ही बोल रहा था कि कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। वही शायद आप देखो गौर से, चार्जेस ऑफ 3e and 9e are placed at a distance r. What is the distance of the point from 9e where electric field is 0? q1 q2 दो चार्ज से, q1 से x डिस्टेंस d डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो d क्या होती थी, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, याद करो बेटे, d निकलती थी, अभी निकालते हमने d कुछ देर पहले, q1 से निकालनी है आपको डिस्टेंस, तो रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2 इंटू r। ये फॉर्मूला भी मैंने कुछ मिनट पहले ही डिराइव किया आपके सामने। ये डिस्टेंस निकलती थी, सेम नेचर के होते थे, तो अगर यही चार्ज अपोजिट नेचर के होते तो बेटे केवल नीचे माइनस आ जाता, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता था। अब यहां पे इन्होंने पूछा है कि 9e से डिस्टेंस यानी q1 9e हो गया, वैल्यूज पुट करो, सीधा आंसर आएगा आपका d इज इक्वल टू 9e। q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 9e दे रखी है बेटे, यानी 9e रूट में अपॉन दूसरा चार्ज कितना है 3e, q1 अगेन 9e रूट में प्लस 3e, ये हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r इंटू r। बस खत्म क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है और करना ही क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऊपर से 3 आ जाएगा, नीचे 3 रूट 3, ये आ गया हमारे पास में 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 इंटू r। अभी भी कंफ्यूज्ड सर, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा। अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सोचो, इस 3 में नीचे भी 3 है, इसमें से रूट 3 कॉमन ले सकते हैं ना, रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो देखो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले 3 को हम लिख सकते हैं बेटे रूट 3 इंटू रूट 3, ऐसे ही नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू r लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे चलते हैं अपन। अब एक रूट 3 सब जगह से कॉमन लेके कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया रूट 3 बच गया, नीचे क्या बच गया रूट 3 प्लस 1 बच गया इंटू r। देखो कोई ऑप्शन मैच कर गया होगा, हाँ सर कर तो गया, यही कर गया फर्स्ट ही, रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू r। यही आंसर मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है बेटे आगे। अभी कुछ देर पहले हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है और देखो वही फॉर्मूला अपने काम आ गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये है, इफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power minus 31 किलोग्राम, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to the power minus 19 कूलम and g equals to 9.8 meter per second square, then the intensity of the electric field required to balance the weight of an electron। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन को मैंने छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, पहले सोचते इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता सीधा और गिरते गिरते जमीन से टकरा जाता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया हमने कि इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाए, यानी नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg और ऊपर एक फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E और फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा QE। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Q यानी E, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E मान लिया, इतना फोर्स लगेगा और ये किससे बैलेंस हो जाए, इसके वेट से बैलेंस हो जाए। ढंग से देखो यही लिखा हुआ है, इफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना दे दिया आपको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी दे दिया एंड G की वैल्यू तक दे दी, देन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E निकालना है, रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस करना है किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। अब आपसे E पूछा सीधा सीधा, तो E कितना आ जाएगा हमारे पास में, E आ जाएगा mg अपॉन E। m गिवन है, G गिवन है, E गिवन है, यानी तीनों नॉन है हमारे लिए और कैपिटल E हमको फाइंड करना है। वैल्यूज रख देते, m की वैल्यू दे रखी है आपको 9.1 10 to the power minus 31, G की वैल्यू दे रखी है
9.8 अपॉन ई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, कितना हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 55.6 के अराउंड इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, या फिर हम लिख सकते हैं 5.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये हमारे पास में फाइनल आंसर है, यूनिट वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। आंसर मैच कर जाएगा आपके पास में, ये रहा आंसर बेटे। एक ही पावर ही देख लोगे आप तो वैसे पता लग जाएगा, पावर में काफी डिफरेंस है, -9 -8 -7, और एक ही है ऑप्शन जिसमें -11 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 5.56 को उन्होंने 5.6 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 11, ये आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मुझे ना गुदगुदी सी होती है जब तक क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटे। एक क्वेश्चन है सामने आपके, 4 आवेश हैं, +q माइनस q, उनको एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रखा हुआ है। 4 चार्जेस +q माइनस q ए भुजा के वर्ग के कोनों ABCD पर रखा गया। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वर्ग बनाते हैं हम। ये हमारे पास में वर्ग बन गया, वर्ग की भुजा A, यानी ये भुजा भी A है, ये भुजा भी A है, यहां पर Q चार्ज रखा हुआ है, इधर भी Q चार्ज रखा हुआ है, इधर -q है और एक चार्ज -q इधर है। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है आपको। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बेटे मैंने एक Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, उसको मैंने E लिख दिया। ध्यान देना, मैंने क्या मान लिया, उसको E1 मान लेते हैं, उसको हमने E1 मान लिया। एक चार्ज की वजह से सारे के सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है सारे चार्ज से। ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की, ये वाली डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस सेम निकलेगी। इस डिस्टेंस को मैं फिलहाल r ले देता हूं, मान लेते हैं, और r की वैल्यू है कितनी, r है बेटे a/√2, ये r की वैल्यू है। अब एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 माना है, कितना होगा E1 होगा KQ अपॉन r², और r कितना है a/√2, यानी KQ अपॉन a², 2 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो यहां पर देखो +q से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन में नीचे की ओर। 2 चार्ज है, मैंने 2 एरो लगा दिए, E+E कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स चार्ज, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 2E। ऐसे ही इस E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे इस डायरेक्शन में, माइनस कर इसकी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये भी कितना होगा 2E। यहां भी डबल एरो लगा दिया मैंने। डबल एरो क्यों लगाया, क्योंकि एक का E दूसरे का भी E, टोटल कितना हो गया 2E। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटे, 90 डिग्री। 2 वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 90 डिग्री का एंगल है, तो जो E नेट निकलेगा हमारे पास में, E नेट आ जाएगा 2E का स्क्वायर, यानी 4E² प्लस 4E² पूरे का रूट, क्या आ गया 2√2 इंटू E। 4 + 4 8 हो गया, 8 का क्या आ जाएगा 2√2, ये आ गया E। और E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। E को मैं E1 जो लिखा था इसको E1 लिख देते हैं बेटे, यहां पे मैंने E से मेंशन कर दिया, तो E1 की वैल्यू हमको पता है, वो निकाल चुके हम अलग से। पुट कर देते हैं इसमें E1 की वैल्यू। फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4√2 KQ अपॉन a²। अब K को इन्होंने 1/4πε0 लिखा है, तो आंसर आ गया 4√2 Q अपॉन 4πε0 a²। दैट इज द फाइनल आंसर। ये हो गया हमारे पास में फाइनल आंसर। सेकेंड ऑप्शन आ गया 4√2 Q अपॉन 4πε0 a²। तो ये बेटे कुछ क्वेश्चंस थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और आपको बिल्कुल मैं डेफिनेट श्योर हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा। कुछ उल्टे पुल्टे मैसेज भी आ रहे थे एक दूसरे बच्चों को, एक बच्चे का दूसरे बच्चे के लिए। तो बेटे पढ़ाई किया करो, इन मैसेज में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है, कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाएं सारी मोह माया है। इसलिए आज जो भी आपने उल्टे पुल्टे मैसेज किए उनको सबको सेलेक्ट करो और एक बार मन से स्वाहा बोल दो, सब खत्म।
कल से अपन बिल्कुल नई से शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की जरूरत होती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन पे लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरी एनर्जी के साथ क्लास लेना। तब तक के लिए गुड बाय।